जय हिंद आप सबको। तो आज हम देखते हैं राज्य और शेष साम्राज्य किस प्रकार प्रारंभ में राज्य बने और उसके बाद साम्राज्य की रचना हुई। राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। शुरू में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आप पढ़िए और समझिए कि यह जो चैप्टर हमें किस ओर ले जाना चाहता है। मतलब एनसीईआरटी जो बुक होता है, जो इसके सिलेबस होते हैं, वो हमें एक थिंकिंग क्रिएचर मतलब हमें एक सोचने वाला प्राणी बनाना चाहता है। मतलब हमें किसी भी चीज को, जब हम रास्ते में चलते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, जब हम कोई भी चीज देखते हैं, तो उस घटना के पीछे जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है, उसे हमें सोचना चाहिए और उसे उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे यहाँ एक लड़की है रोशन, जो जिसका आज जन्मदिन है, तो उसके दादाजी ने उन्हें कुछ रुपए दिए। जब उसने उन रुपयों को देखा तो देखा कि उसमें एक तरफ गांधी जी का और दूसरी तरफ शेर, जो 3 मुंह का शेर चित्रित है। तो वह सोचने लगी कि इस नोट में गांधी जी तो समझ में आता है कि वो हमारे राष्ट्रपिता है, लेकिन ये शेर क्यों बने हुए हैं, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे के तस्वीर के साथ लगाएं। हर चित हर जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। तो बता रहा है कि जो हम रुपयों और पैसों पे शेर का चित्र देखते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। जो हम चित्र देखते हैं, ये जो हम चित्र देखते हैं, तो ये जो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार बनाई गई थी, तो ये पत्थरों को काट कर, मतलब एक पत्थर को काट कर ही इतनी सुंदर खूबसूरत डिजाइन बनाई गई थी। और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। और सबसे पहले इसे पत्थरों को काटकर इतने खूबसूरत डिजाइन बनाई गई थी, और फिर उसे कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया, सारनाथ। तो आज हमने सारनाथ भी हमने पढ़ा था। तो वाराणसी के पास में, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि वाराणसी के पास कुछ दूरी पर सारनाथ है। सारनाथ जहाँ पे महा गौतम बुद्ध है। जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने सबसे पहली बार अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वो साची स्तूप में, सारनाथ का जो स्तूप था, वहां पे सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने क्या दिया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो वही सारनाथ में यह सबसे प्रारंभ में यह विशाल प्रतिमा स्थापित थी। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है। अशोक के निर्देश पर इसके इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। बोल रहा है कि ये सिर्फ सारनाथ में नहीं है। अशोक जो राजा थे, उनके निर्देश पे, जब उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने कई स्तंभ पे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे और कई पत्थरों पे। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख में क्या लिखा है, हम समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। बोल रहा है कि हम इन पत्थरों को समझें कि इनके अभिलेखों में क्या लिखा। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जो पत्थरों पे खोद खोद के, जो खुदाई करके जो लिखावट होती है, जो लिखा जाता है, उसे अभिलेख बोलते हैं। क्योंकि जो जो ईसा पूर्व, ये कहानी बीसी की है, मतलब बिफोर कॉमन इरा से है। बिफोर कॉमन इरा या फिर उसे बिफोर क्रिस्ट इरा भी बोलते। तो उस समय से ये जो उस समय पेपर और पेन नहीं थी। तो उस समय अभिलेख है, जो पत्थरों पे जो खुदाई करके लिखते थे, उसे वही आज प्रमाण के रूप में बचे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो अब हम बोल रहा है कि पहले हम ये सीख जान जाएं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं। राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य का पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं।
बोल रहा है कि जो अशोक है, जिन्होंने बहुत सारे स्तंभ उत्कीर्ण करवाए, बहुत सारे स्तंभ पे अभिलेख लिखवाए, बहुत सारे पत्थरों पे अभिलेख लिखवाए, वह जो था उसके राज्य, उसका जो जिस पे शासन करता था, वह उसके दादाजी ने स्थापित किया था। और उनके दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और वो आज से लगभग 2300 साल पहले की घटना है। आज से 2300 साल पहले की घटना। हाँ, तो अगर हम आज से जोड़े तो 23 हमारा तो 200। अभी हम लोग का क्या सन चल रहा है? तो हमारा चल रहा है 2023 चल रहा है। तो इससे पहले, हाँ, तो अगर हम कहें तो ये 2300 साल पहले की लगभग घटना है। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, वो कौन थे? कौटिल्य थे। और कौटिल्य को दो और नामों से जाना जाता है, चाणक्य या विष्णुगुप्त। उन्हें क्या कहा जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो उन्होंने उनकी मदद से, चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त ने अपने वंश, मौर्य वंश की स्थापना की थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है, यहाँ पे जो काले बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब क्या है? ये हम उस समय के नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख थे। हो रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसमें जिसमें साम्राज्य का जो प्रमुख है, जो साम्राज्य विस्तृत फैला हुआ था, उसकी राजधानी एक जगह नहीं थी, 3 जगह थी। कहाँ कहाँ? राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। बोल रहा है जो उज्जैन है, वो उज्जैन कहाँ पड़ता था? भारत के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जोड़ने के जो रूट था, उस पे उज्जैन पड़ता था। और जो उत्तर भारत था, उधर तक्षशिला पड़ता है। तथा साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों जंगल से भरा था। वहां लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, और यहाँ तक कि वे अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। तो आप यहाँ इस मैप को देख सकते हैं। ये मैप को आप देखिए। इस मैप में आपको दिखेगा, ये देखिए हमारा यहाँ पे है तक्षशिला। ये देखिए यहाँ ये है हमारा तक्षशिला, जो भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और यहाँ पे हमारा जो ये उत्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जो उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है, यहाँ से ये उज्जैन पड़ता है। और यह जो पूर्व पूर्व की तरफ हम जाने लगते हैं, तो ये हमारा पाटलिपुत्र है। तो जब जब इतने बड़े क्षेत्र पे जब कोई शासन करता है गवर्नमेंट, तो वह चारों तरफ अपनी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए छोटे राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, और उसके अलग अलग राजधानियां बना देता है। मुख्य रूप से एक राजा होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे राजा होते हैं। तो यह जो तक्षशिला था, उज्जैन था और पाटलिपुत्र, ये 3 मुख्य रूप से उसके नगर थे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, बहुत सारे जो लाल लाल डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सभी जो हैं, ये वहां पे अशोक के क्या लिखा है कि मौर्य साम्राज्य उस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। ये जो इतने जो जगह हैं, ये उस समय के नगर थे।
उस समय के नगर थे, जिसमें आप देख सकते हो कि है कांधार है, लमयक है, सहवाजगढ़ी है, तक्षशिला है, कलसी है, टोपरा है, बहादुर दिल्ली है, मेरठ है, लुम्बिनी है, हम्म, रामपुरवा है, लोरिया, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, गुज्जर, सांची, उज्जैन, सोपारा, सन्नति, कलिंग, धौला, जोगड़, मस्की, येरगुड़ी, ब्रह्मगिरी। तो ये सब उस समय, ये इन सभी क्षेत्रों पे, यहाँ तक ये जो हमारा इस एरिया है, यहाँ तक जो अशोक था उसका साम्राज्य स्थापित था। अशोक का साम्राज्य आज के केरल और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में उसका साम्राज्य स्थापित था। यहाँ तक कि वह अफगानिस्तान के तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। अफगानिस्तान के साम्राज्य यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब बोल रहा है कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, सबसे पहली बात है कि अभी हमने देखा कि एक ही राज्य, एक ही साम्राज्य के अंदर तीन तीन राजधानी, मतलब एक ही राज्य, एक ही जो साम्राज्य है उसके अंदर बहुत सारे राजा आ गए, तो साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत, बृहद हो गया। इस कारण राज्य छोटा हो गया और साम्राज्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो पूरे भारत और यह जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ एरिया था, तो इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करने के लिए किसी भी राजा के लिए उसकी सेना बहुत ही मजबूत चाहिए, तब तो वो इतनी बड़े क्षेत्र को कवर कर पाएगा। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है। और जो जो राज्य होते हैं उसमें राजा शासन करता है, और जो साम्राज्य होता है उसके वहां पे जो लीड करता है उसको सम्राट कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, सम्राट कहा जाता है। मतलब कि एक राज्य, एक जो बड़ा, जैसे मगध एक जो बृहत साम्राज्य था, जो मौर्य वंश का साम्राज्य था मगध, उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारे राजा आते थे और बहुत सारे नगर आते थे। तो एक सम्राट के अंदर दो तीन राजा शासन करते हैं, मतलब वह राजा किसके, सम्राट के अधीन होते हैं। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत पड़ती है। बोल रहा है कि अब जब क्षेत्र बड़ा है तो सेना अधिकारी ज्यादा चाहिए, सेना ज्यादा चाहिए। अब जब सेना ज्यादा रहेगी तो सेना को मैनेज के लिए, करने के लिए वो राजा को धन की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। राजा उस धन को अब धन कर इकट्ठा करने के लिए, तो कर इकट्ठा कहाँ से किया जाएगा, तो अपनी पब्लिक से इकट्ठा करेगा। तो कर इकट्ठा करने वाले कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। जो कर्मचारी एक निश्चित भूभाग पे कितना कर लेगा, तो उस प्रकार उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। आप आज भारत को देख लीजिए, भारत में हमारा जो देश है बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो जिस प्रकार अगर जम्मू कश्मीर में शासन किया जाएगा, वैसा केरला में शासन नहीं किया जा सकता है, या फिर जैसे उत्तर प्रदेश में शासन किया जा सकता है, वैसे मणिपुर, असम में शासन नहीं किया जा सकता। इन दोनों क्षेत्र, जैसे जैसे जगह चेंज होता है, उस जगह के लोगों के अनुरूप वहां की शासन करते हैं, शासक शासन करते हैं। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो राज्य क्षेत्र, जो राजधानी क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये जो हमारा मैप है, तो ये राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये पाटलिपुत्र है, तो ये जो एरिया है ये पास का एरिया है। तो यहाँ पे राजा का डायरेक्ट नियंत्रण होता है। राजा यहाँ अपने कर्मचारियों द्वारा डायरेक्ट क्या करती है,
कर वसूलती है। लेकिन जैसे ही राजा से दूरी बढ़ती है, जैसे इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे राजा को वहां के वहां के जो छोटे छोटे जमींदार होते हैं, जो छोटे छोटे राजा होते हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो राजा दो तरह से शासन करता है, एक तो उसका सीधा नियंत्रण होता है, और दूसरा होता है कि वह किसी जमींदार या फिर किसी सामंत या फिर किसी छोटे राजा, जो साम्राज्य होता है, जो उसके अधीन जो राजा रहते हैं, उनके द्वारा वह शासन करवाता है। इसका मतलब है कि यह हुआ कि यह इलाकों में गांव और शहरों शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। बोल रहा है कि इस क्षेत्रों में राजा शासन करने के लिए क्या करता था? अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े भूभाग पे जब राजा शासन करता है, तो इस जगह अब जानिए, ये ब्रह्मगिरी है, तो ब्रह्मगिरी पे अगर कोई घटना हुई तो ये राजा को पाटलिपुत्र में ही है, तो कैसे पता चलेगा? तो उस समय संदेश वाहक लोग बहुत ही एक्टिव होते थे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन फैलाने का काम करते थे। मतलब कि हर निश्चित क्षेत्र में कुछ संदेश वाहक होते हैं, हर गांव में संदेश वाहक होते हैं, हर जगह में छोटे 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 एरिया में छोटे छोटे लोग सरकार के काम, जो राजा होता था उसके आदमी घूमते रहते थे, और वो राज्य के जो प्रशासन होता था, शासन होता था, उसे देखते थे, निरीक्षण करते थे। कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होती थी तो उसे राजा को सूचित किया जाता था। सबसे पहले उस क्षेत्र के राजा को सूचित किया जाता था। जैसे कि अगर ब्रह्मगिरी में है, तो ब्रह्मगिरी के में जो राजा है, या फिर ब्रह्मगिरी में जो राजा के द्वारा अधिकृत अधिकारी है, उसे सूचित किया जाता था। अगर वहां से वह घटना बड़ी है तो उसे तुरंत राजा को खबर किया जाता था। क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं चलती थी, तो उस समय क्या करते थे, जो संदेश वाहक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घोड़े या फिर किसी अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। जो अधिकारी थे राजा के, उस पर भी नजर रखी जाती थी। जैसे कि आज सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी से हम गवर्नमेंट आज हम लोगों पे जो कर्मचारी होते हैं उस पर नजर रखती है। उसी प्रकार पहले राजा राजा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए क्या रखते थे? जासूस रखते थे। जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। इन सब से ऊपर कौन था? सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और इन सब से ऊपर कौन होता था? जो राजा होता था, जो सम्राट होता है। राजा और राजा से ऊपर होते थे सम्राट। जो सम्राट होता था वो इन सभी पे नजर रखता था। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो बृहद सम्राट होता है, जो साम्राज्य होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर उसको तीन चार क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो जिन जिन बड़े बड़े क्षेत्रों में बांट दिया, वहां पे एक ये राजा अपने अपने पुत्रों को या फिर अपने संबंधियों को राजा के रूप में वहां पे नियुक्त करता है। और जो सम्राट होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, वह जो राजा होता है उसके अंदर, वो उसके सम्राट के अधीन होता है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। समझ गए? बहुत छोटे छोटे प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे, इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। छोटे छोटे क्षेत्र थे उसमें, जैसे जो तक्षशिला के आसपास छोटे छोटे क्षेत्र थे,
तो जो तक्षशिला का राजा था वो उस क्षेत्रों पे शासन करता था। जो उज्जैन के पास छोटे छोटे क्षेत्र थे उस पे उज्जैन के शासक शासन किया करते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाना जाता था। तो वहां पे जैसे तक्षशिला हुआ या फिर उज्जैन हुआ तो वहां पे किन्हें गवर्नर बनाया जाता था? तो जो राजकुमार होते थे उन लोगों को इन इस वहां पर गवर्नर बनाकर, जैसे तक्षशिला हुआ या उज्जैन हुआ, उस पर गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता है। लेकिन उन्हें प्रशासकीय कार्य तो करने दिया जाता, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी जो पूजा पाठ की शैली होती है, जो उनको खान पान की शैली होती है, उन सब में हर जगह चेंज होता था। मतलब कि उनकी परंपराएं अलग होती थी, उनके नियम अलग होते थे। तो उसमें राजा बहुत अधिक दखलंदाजी नहीं करता था। प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इस इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। बोल रहा है कि जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र है, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम जो तक्षशिला का एरिया है वो कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराने मतलब कि सात प्रेम भेंट, जैसे राजा को जो भेंट में मिलता है उसी को नजराना बोलते हैं। तो कब बोला जा रहा है कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला एरिया से उन्हें कंबल मिलते थे, और जो उज्जैन है, उज्जैन का जो एरिया है वहां से उन्हें कीमती सोने और कीमती पत्थर मिलते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जो जंगल में रहते थे, जो आदिवासी, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, तो वो लोग को स्वतंत्र, जो जंगल में रहते थे तो जंगल में ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते थे, उन्हें स्वतंत्र रहने देते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। तो वो उनसे उम्मीद करते थे या फिर उनको बाध्य करते थे कि आप इन वस्तुओं को हमें प्रदान करें और हम आपको स्वतंत्र जीवन जीने देंगे। जैसे कि उन्हें क्या चाहिए था जंगलों से? हाथी, क्योंकि हमारे जो मगध का एरिया था वहां उस एरिया में बहुत ही जंगल थे। तो जंगल अधिक होने के कारण वहां पे, जंगल जहाँ पे अधिक रहता है तो वहां पे हाथी की संख्या अधिक होती है। तो हाथी बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। लकड़ी, लकड़ियों से घर बनाए जाते थे, लकड़ियों से गाड़ियां बनाई जाती थी, रथ बनाए जाते थे। उस समय लकड़ियों का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता था। मधु, जंगलों से मधु प्राप्त होता रहता था, मोम प्राप्त होते थे। तो ये सब चीज को मोम से क्या करते थे? तो आग जलाया करते थे। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उस समय आग जलाया जाता था। नजराना, अब देखिए नजराना किसे बोला जाता है? नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। बोला है कि कर तो एक निश्चित रकम है, जैसे कि आप इनकम टैक्स देते हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं, तो उसमें निश्चित रहता है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 3 लाख या फिर उससे अमाउंट ज्यादा है, जितने में अगर टैक्स टैक्स एरिया में आते हैं तो आपको इतनी कमाई पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार कर है तो कर तो मिल जाए, लेकिन नजराना क्या होता है? नजराना अनियमित रूप से, उसका कोई कोई निश्चित
लिखित रूप नहीं होता था, वह राजा को अनियमित रूप से मिलता था। मतलब कि वो जितना ज्यादा संभव हो सके वह फ्री में राजा को कंट्रीब्यूट किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्राय ऐसे लोगों को से लिए जाते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे। और उस समय ये बाध्यता नहीं थी कि नजराना देने के लिए आपको विवश ही होना पड़ेगा। नजराना कोई भी दे सकता था और उसके लिए वो स्वेच्छा से देते थे, वो अपने मन से देते थे। इसीलिए तो इस नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट, ठीक है। तो इससे आप चैप्टर को पढ़िए, समझिए और आप अपने चारों ओर जो घटनाएं घट रही है उसे देखिए और समझिए कि ये जो जैसे हमने देखा कि अब जो रोशन है वो नोट को देख रही है और नोट में देख रही है कि इस शेर का चिन्ह क्यों है इसमें। तो आप भी शेर का चिन्ह देख के शेर के बारे में इतिहास जानने की कोशिश कीजिए। आप जब गांधी जी का पिक्चर देखते हो तो गांधी जी को नोट में क्यों उनको उनकी तस्वीर लगाई गई, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।